हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि हमने इंग्लिश युवक भारती के क्रैश कोर्स के साथ साथ हमने हिंदी युवक भारती का भी क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया है, जिसका ये फर्स्ट वीडियो है फ्रेंड्स। हिंदी युवक भारती के क्रैश कोर्स का ये फर्स्ट वीडियो है और जिसमें हम फ्रेंड्स आपके सिलेबस का जो फर्स्ट पोएम है जिसका नाम है नवनिर्माण, इसके कवि हैं त्रिलोचन जी। ये कविता आज हम समझने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम किसी भी कविता, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ यही कविता जिसका शीर्षक है नवनिर्माण, इसी का आप कवि परिचय पढ़िए। बट आप अगर कोई भी कविता पढ़ते हैं, आपके सामने दिखती है, तो आप उसका एक बार कवि परिचय, प्रमुख कृतियाँ और विधा परिचय और पाठ परिचय, ये सभी आप ज़रूर एक बार पढ़ लीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप पाठ का नहीं पढ़ते हैं, कोई भी परिचय या उसका इंट्रोडक्शन, तो चलता है। क्योंकि क्वेश्चंस हमेशा ये जो कवि परिचय, प्रमुख कृतियाँ और विधा परिचय, पाठ परिचय, ये सब के रिलेटेड हमेशा पोयम में से ही पूछे जाते हैं। यानी कि आपके सिलेबस में जो कविताएं हैं उनमें से ही ये सभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी कि चैप्टर्स के परिचय में से कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, बट पोयम में पूछे जाते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप बराबर से ध्यान दें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं सबसे पहले कवि परिचय। तो कवि के बारे में जान लेते हैं। इस पोयम के कवि हैं त्रिलोचन जी। तो त्रिलोचन जी का जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कटघरा चिरानी पट्टी में हुआ। इनका जन्म हुआ था। जन्म का स्थान यहाँ पे बताया गया है कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर जिले में कटघरा चिरानी पट्टी में हुआ था। और इनका वास्तविक नेम है वासुदेव सिंह। तो ये जो त्रिलोचन जी हैं, जो हमारे कविता के नवनिर्माण कविता के जो कवि हैं, उनका एक्चुअल नेम, उनका रियल नेम वासुदेव सिंह है। और ये हिंदी के अतिरिक्त अरबी और फारसी भाषाओं के निष्णात ज्ञाता माने जाते हैं। यानी कि हिंदी के साथ साथ अरबी और फारसी में भी महारत हासिल है, ये उसमें भी एकदम परिपूर्ण है। और ये पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आप इनको सक्रिय देख सकते हैं। यानी कि एक्टिवली ये काम करते हैं जर्नलिज्म के क्षेत्र में। आपने काव्य क्षेत्र में प्रयोग धर्मिता का समर्थन किया है और नव सृजन करने वालों के प्रेरणा स्रोत बने हैं। अगर आप प्रैक्टिकली कोई बात करते हैं और वो आपको किसी कविता में उसकी झलक दिखती है, तो आप समझ जाइए कि ये त्रिलोचन जी की भी कविता हो सकती है। और ये नव सृजन, यानी कि जो नए नए राइटर्स हैं, नए नए कवि हैं, उनको ये प्रेरणा देते हैं। उनके ये प्रेरणा स्रोत हैं कि नए नए वो सृजन कर सके, नई नई रचनाएं वो रच सकें। आपका साहित्य भारत के ग्राम समाज के उस वर्ग को संबोधित करता है जो वर्षों से दबा कुचला हुआ है। और इनका जो साहित्य है, इनकी जो कविताएं हैं, इनकी जो रचनाएं हैं, वो हमारे समाज के, भारत समाज के ऐसे वर्ग को संबोधित करता है जो कि पिछड़े हुए हैं, जो दबे कुचले हुए हैं। यहाँ पे बताया गया है उनकी ही हालत, उनकी ही दशा यहाँ पर दर्शाई जाती है त्रिलोचन जी की कविता के माध्यम से। आपकी साहित्यिक भाषा लोक भाषा के अनुप्राणित है। यहाँ पर जो लोक भाषा है, यानी कि जो बोलचाल की भाषा है, इनकी जो भाषा है वो हम सबको समझ में आ सकती है, क्योंकि ये लोक भाषा के अनुप्राणित है। यानी कि हमारे लिए समझने में कोई भी ज़्यादा कठिनाई नहीं आने वाली है। बहुत ही सरल और सहज भाषा में ये अपनी कृतियाँ को रचते हैं, अपनी रचनाएं रचते हैं। सहज, सरल तथा मुहावरों से परिपूर्ण भाषा आपके साहित्य को लोकमानस तक पहुंचाकर जीवंतता भी प्रदान करती है। इनकी जो कृतियां हैं, इनके जो साहित्य के जितने भी रचनाएं हैं, वो सहज और सरल, जैसे मैंने अभी पहले बताया, इनकी जो रचनाएं हैं सहज और सरल और मुहावरों से परिपूर्ण होते हैं। यानी कि इनकी कविताओं में, इनकी रचनाओं में आप मुहावरे बहुत दिखेंगे आपको। तो ये क्या है, लोकमानस को, जनमानस को एक जीवंतता प्रदान करती है। इनकी कविताएं पढ़ने के बाद, इनकी रचनाएं पढ़ने के बाद हम खुद फील कर सकते हैं, ये हम खुद अनुभव कर सकते हैं, जैसे कि जो भी चीज़ें इन्होंने बताई हैं वो हमारे सामने चल रही हो, तो वो जीवंतता उसमें आ जाती है। इनका निधन हमारे जो कवि हैं
त्रिलोचन जी, जिनका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है, इनका निधन 2007 में हो गया था। अब इनकी प्रमुख कृतियां देख लेते हैं, क्योंकि इस पर भी फ्रेंड्स ये ध्यान से देखिएगा, और मैं एक बार बोलता हूँ, आप बार बार इसे पढ़ के याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो इनकी प्रमुख कृतियां हैं धरती, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, सबका अपना आकाश, ये कविता संग्रह है, देश काल जो कि कहानी संग्रह है, नंदिनी जो कि इनकी डायरी का नाम है। तो ये सब इनकी प्रमुख कृतियां हैं। अभी इसके बाद हम देख लेते हैं विधा परिचय, यानी कि ये जो कविता लिखी गई है ये किस विधा में लिखी गई है, तो समझ लेते हैं फ्रेंड्स। चतुष्पदी 4 चरणों वाला छंद होता है। फ्रेंड्स ये जो कविता है ये चतुष्पदी है, यह चौपाई की तरह होता है। ये जो चतुष्पदी जो भी कविताएं होती हैं वो चौपाई जैसी होती है, जैसे आपने रामायण, रामचरितमानस और रामायण में देखा होगा, उसमें भी चौपाइयाँ दी गई होती हैं। तो वैसे ही उसी तरीके विधा में ये लिखी गई है। ये जो कविता है इसमें 4 चरण होते हैं। इस चतुष्पदी है यानी कि इसमें 4 पद होंगे। तो यहाँ पे 4 चरण होते हैं इस कविता में। इसके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है, यानी कि चरण मतलब आप समझ सकते हैं लाइंस। तो आपका जो जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि इसमें 4 चरण होते हैं, इसके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है। तो जो इसका जो प्रथम चरण होता है यानी कि फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन और जो लास्ट लाइन यानी कि चौथी लाइन होती है, ये तीनों ही लाइन में तुकबंदी होती है, यानी कि राइमिंग होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दूं, देखिए फर्स्ट वाला ही लाइन देख लीजिए आप, तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको। तो देखो यहाँ पे दिया है मुझको, ये दोनों क्या आ गया, ये राइमिंग हो गया फर्स्ट और सेकेंड लाइन में। और आप लास्ट लाइन में देखिए, तुमने आकाश दिया है मुझको, तो यहाँ पे देखो दिया है मुझको लास्ट लाइन में भी। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ लाइन में राइम हो गया, तो इसी वजह से भी इसको हम चतुष्पदी बोलते हैं। फिर अब देखिए, भाव और विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में पूर्ण होती है। तो अगर आप देखेंगे कि जो आप भाव और विचार देखेंगे तो हर एक पद में से, हर एक चतुष्पदी में से, हर एक कहते हैं ना कि हर एक स्टैंजा, आप बोल सकते हैं कि कविता में हम स्टैंजा बोलते हैं, और हमारे जो पार्ट होते हैं, जो चैप्टर्स होते हैं, उसमें हम पैराग्राफ्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हर एक जो चतुष्पदी है 4 लाइनों की जो है, उसमें हर लाइन, हर चतुष्पदी आपको एक विचार से और कह सकते हैं कि भाव से परिपूर्ण होता है। तो वहाँ पे भाव और विचार हर एक चतुष्पदी में नए नए आपको नजर आएंगे। अब इसके बाद हम समझ लेते हैं पाठ परिचय। आखिर इस पाठ में, इस कविता में है क्या। प्रस्तुत चतुष्पदियों में कवि का आशावाद दृष्टिगोचर है। तो यहाँ पे आशावाद दृष्टिगोचर होता है कवि का, कि ये हर चीजें आशा से देखने की कोशिश कर रहे हैं। वर्तमान समय में सामान्य मनुष्य के लिए संघर्ष करना अनिवार्य हो गया है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज के टाइम में इतना कंपटीशन है और समय जैसे आगे आगे बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही, तो आज के समय में इंसान को स्ट्रगल करना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य हो गया है। तो इसीलिए बोला गया है कि संघर्ष करना मनुष्य के लिए आज के समय में अनिवार्य हो गया है। कवि मनुष्य को संघर्ष करने और अंधेरा दूर करने की प्रेरणा देते हैं। यहाँ पर संघर्ष करने से क्या मतलब है कवि का, कि इनका आशय क्या है कि अगर हम संघर्ष करेंगे, चाहे कितनी भी बड़ी कठिनाई हो, चाहे कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, हम आसानी से उससे निकल सकते हैं। तो यहाँ पे अंधेरा दूर करने, तो अंधेरा यहाँ पे आप समझ लीजिए, अंधेरा का तात्पर्य है कठिनाई, समस्या, प्रॉब्लम्स। तो ये सभी कठिनाइयाँ, समस्या, ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं, ये सभी क्या है, ये सभी अंधेरा है। तो इनसे हमें संघर्ष करके इन्हें दूर करना है। तो ये कवि कहना चाहते हैं। उसके बाद जीवन में व्याप्त अन्याय, अत्याचार, विषमता और निर्बलता पर विजय पाने के लिए कवि बल और साहस एकत्रित करने का आह्वान करते हैं। सीधी सी बात है, आप जैसे कि हमारा जीवन है, इसमें अन्याय, कहीं ना कहीं अन्याय, अत्याचार, विषमता, यानी कि एक जैसी भावना नहीं है,
दुर्भाव हो रहा है, निर्बलता, जो कमजोरी है हमारे अंदर, तो इन सभी चीजों पर हमें विजय पाने के लिए बल और साहस को एकत्रित करने के लिए कवि कह रहे हैं, उसका आह्वान कर रहे हैं। तो ये सभी हमें करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने मन को बल प्रदान नहीं करेंगे, जब तक हम सुदृढ़ नहीं होंगे, जब तक हम बलशाली नहीं बनेंगे, जब तक हम अपना साहस नहीं लाएंगे, तब तक इन सभी चीज़ों से हम कभी भी जीत नहीं सकते। न्याय के लिए बल का प्रयोग करना समाज के उत्थान के लिए श्रेयस्कर होता है। सीधी सी बात है, अगर न्याय के लिए अगर आपको बल का भी प्रयोग करना पड़े तो वो गलत नहीं है, क्योंकि न्याय अगर मिलता है तो उसके लिए जो बल आप प्रयोग करते हैं उसके लिए तो वो भी श्रेयस्कर माना जाएगा, उसे भी क्रेडिट दिया जाएगा। अगर आपके पास बल है तो आप न्याय भी प्राप्त कर सकते हैं। इस सत्य से भी कवि अवगत कराते हैं। तो यही बात है कि न्याय के लिए बल का होना भी बहुत आवश्यक है, ये भी कवि हम सबको बताते हैं। कवि का मानना है कि समाज में समानता, स्वतंत्रता तथा मानवता को स्थापित करना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो ये कहते हैं, कवि कहते हैं त्रिलोचन जी कि समाज में, हमारी जो सोसाइटी है, समाज है, उसमें समानता और इक्वालिटी जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस कहते हैं हम, देन मानवता, तो ये ह्यूमैनिटी यानी कि एक दूसरे को मानव के नज़र से देखें, मानवता हम दिखाएं, हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए। तो ये सभी जो चीज़ें हैं, जो गुण हैं एक मानव के, ये सभी चीज़ों को अगर स्थापित करना है, ये सभी भावों को स्थापित करना ही हमारे जीवन का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। तो ये कवि कहते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने नवनिर्माण जो पोयम है, जो त्रिलोचन जी की रचित जो कविता है, इसके बारे में हमने बेसिक चीज़ें जान ली कि इसका कवि परिचय क्या है, त्रिलोचन जी की प्रमुख कृतियाँ क्या है, एंड विधा परिचय भी देख लिया हमने, और देन पाठ परिचय भी देख लिया हमने। तो यहाँ पे इससे क्या होता है, आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस आते हैं इससे, तो आप समझ लीजिए आपके 2 मार्क्स पक्के हो जाते हैं यहाँ पर, अगर आप अच्छे से अगर ये समझ के जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही था। नेक्स्ट, इस पोएम के नेक्स्ट पार्ट में हम पोएम से स्टार्ट करेंगे, पोएम को समझेंगे, एक एक लाइन को, एक एक स्टैंचा को, एक एक चतुष्पदी को हम ध्यान से समझेंगे और आपको इसका मीनिंग बताएंगे, आशय बताएंगे, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी प्रश्न आए किसी भी लाइन से, किसी भी पंक्ति के रिलेटेड, तो आप कंफ्यूज जरा भी ना हो और फटाक से उसका आंसर आप दे दें। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही था। आज के लिए टाटा, बाय बाय।